Bismillahirrahmanirrahim. The topic I am going to discuss is redox reactions. फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें दो रिएक्टिंग स्पीशी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करती हैं। एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और दूसरी स्पीशी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। एज अ रिज़ल्ट एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती हैं। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो जाएगी और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये टर्म रिडॉक्स दो कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एटम या वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, और चूँकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रही है, दूसरे को रिड्यूस कर रही है, तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी कहेंगे। और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो एटम या वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, विल गेट रिड्यूस्ड, और चूँकि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रही है दूसरी स्पीशी से और वो उसको ऑक्सीडाइज कर रही है, इसलिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी कहेंगे। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस भी कहते हैं। तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली वो टाइप है इन विच देयर इज़ नो नेट केमिकल चेंज आफ्टर द रिएक्शन। पहली टाइप हमारे पास वो है जिसमें रिएक्शन के बाद रिएक्शन मिक्सचर में ओवरऑल कोई नेट केमिकल चेंज नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें आयरन के दो कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। एक को हमने कॉम्प्लेक्स ए कहा है और दूसरे को कॉम्प्लेक्स बी। अब कॉम्प्लेक्स बी यहाँ पे रिडक्टेंट है और कॉम्प्लेक्स ए ऑक्सीडेंट है। कॉम्प्लेक्स बी का आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स ए को, और कॉम्प्लेक्स ए का आयरन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब कॉम्प्लेक्स बी का आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो जाएगी और वो +3 की फॉर्म में चली जाएगी और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -3 हो जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स ए उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो जाएगी मीन्स कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -4 आ जाएगा। सो आफ्टर द रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो वही दो कॉम्प्लेक्स होंगे सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जिस तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास उसी तरह के दो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। मीन्स कि जितनी अमाउंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स ए की थी आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास उतनी ही अमाउंट कॉम्प्लेक्स ए की एज इट इज़ ही रहेगी, और कॉम्प्लेक्स बी के लिए भी सेम केस है। बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ए चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स बी में और कॉम्प्लेक्स बी चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स ए में सिंपली। सो देयर इज़ नो नेट केमिकल चेंज आफ्टर द रिएक्शन। तो हमारे पास ये पहली टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के बाद कोई नेट केमिकल चेंज नहीं आता। सेकेंड है हमारे पास वो टाइप इन विच देयर इज़ अ नेट केमिकल चेंज आफ्टर द रिएक्शन। हमारे पास एग्जांपल में दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, क्रोमियम के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब आफ्टर द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन कॉम्प्लेक्सेस सेम हमारे पास वो नहीं आएंगे जिस तरह के हमारे पास रिएक्टेंट में मौजूद थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स भी डिफरेंट हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी उस तरह से चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ए सिंपली किसी और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बी भी किसी और ही कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे आफ्टर द रिएक्शन। सो देयर विल बी अ नेट केमिकल चेंज आफ्टर रिडॉक्स रिएक्शन इन दिस टाइप। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं, एक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म और एक आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को। इस मैकेनिज़्म में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होता है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपस में अटैच होते हैं थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड, या हम उसको कॉमन बॉन्डिंग लिगेंड भी कह सकते हैं। तो थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। अब दो कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे पास रिएक्टेंट्स में मौजूद हैं उनमें से एक कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके लिगेंड्स इजीली रिप्लेसेबल होते हैं, वो अपने लिगेंड को लूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास लेबाइल होगा वो अपना एक लिगेंड लूज़ करेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को कॉमन लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड के साथ जोड़ेगा। ब्रिजिंग लिगेंड उसको अटैच करेगा दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास लेबाइल होना चाहिए और वो रिप्लेस हो जाना चाहिए एक ब्रिजिंग लिगेंड के साथ। वो ब्रिजिंग लिगेंड उस कॉम्प्लेक्स को जोड़ेगा दूसरे लिगेंड के साथ और उस ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यानी कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपस में अटैच हो जाएंगे थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक हमारे पास क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट का इमीन कॉम्प्लेक्स है।
इन दोनों का रिएक्शन है। क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स हमारे पास रिडक्टेंट है और कोबाल्ट का इमीन कॉम्प्लेक्स हमारे पास ऑक्सीडेंट है। यहाँ पे जो कोबाल्ट इमीन कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट है उस कॉम्प्लेक्स में एक क्लोरीन लिगेंड भी प्रेजेंट है। ये क्लोरीन लिगेंड एक्ट करेगा एज अ ब्रिज। और जो हमारे पास क्रोमियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है वो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स है मींस कि उसके वाटर लिगेंड इजीली रिप्लेसेबल है। सो ये कॉम्प्लेक्स अपना एक वाटर लिगेंड को लूज़ करेगा और ये कॉम्प्लेक्स अटैच करवा लेगा अपने आप को ऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स के साथ थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड। ये ब्रिजिंग लिगेंड अटैच करवाएगा रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट लिगेंड्स को और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। अब जब एक वाटर लिगेंड लूज़ कर देगा क्रोमियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स तो क्रोमियम अटैच हो जाएगा ब्रिजिंग लिगेंड के साथ जो कि क्लोरीन है और क्लोरीन अटैच है कोबाल्ट के साथ जो कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनर्ट कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम है। अब क्रोमियम चूँकि रिडक्टेंट है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इस क्लोरीन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा टू कोबाल्ट। कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, इसलिए ये रिडक्टेंट कॉम्प्लेक्स है। सो इस ब्रिज के थ्रू एक ही स्फीयर के अंदर, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द ब्रिज। चूँकि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक कॉमन स्फीयर के अंदर, कॉमन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को इनर स्फीयर मैकेनिज़्म भी कहते हैं क्योंकि एक ही कॉमन स्फीयर के अंदर दोनों कॉम्प्लेक्सेस अटैच्ड हैं थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड और उस ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए हम इसको इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी कहते हैं। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्लोरीन का और कोबाल्ट का बॉन्ड भी टूट जाएगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा क्रोमियम के साथ। सो इसलिए हम इस मैकेनिज़्म को ग्रुप ट्रांसफ़र या एटम ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। अभी जो हमारे पास एक कॉमन स्फीयर बना है इसको ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ये शॉर्ट लिव्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक कॉमन स्फीयर में हो रहा है, तो ये ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और ग्रुप ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस अलग हो जाएंगे और क्रोमियम का भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कोबाल्ट इमीन कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में चली गई है चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरे को रिड्यूस किया है और कोबाल्ट +3 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो एंड पे अब हमारे पास प्रोडक्ट में दो कॉम्प्लेक्सेस दोबारा आ गए हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज्ड हैं, जिस तरह के हमारे पास रिएक्टेंट में थी वैसी नहीं है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है और चूँकि ये एक ही स्फीयर के अंदर पूरा प्रोसेस हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड इन अ कॉमन स्फीयर, सो इसलिए हम इसको इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म की। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, मींस के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है थ्रू स्पेस। इसमें कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड या कॉमन लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता, दोनों कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनअफेक्टेड रहते हैं, कोई भी कॉमन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इनर स्फीयर नहीं बनता जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है थ्रू स्पेस। दोनों कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनअफेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम इसको आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी कहते हैं। इस तरह के आप देख रहे हैं हमारे पास दो एग्जांपल्स मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स ए है, कॉम्प्लेक्स बी है, दोनों आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स ए से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड कॉम्प्लेक्स बी, कॉम्प्लेक्स ए का आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स बी से और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो जाएंगी, दोनों के कॉम्प्लेक्सेस की ओवरऑल चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा और सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है थ्रू द स्पेस, कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। और ये प्रोसेस इस तरह से कुछ प्रोसीड करता है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं एक ख़ास डिस्टेंस पे एक दूसरे के क्लोज़ आते हैं और फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस इनफ क्लोज़ हो जाते हैं फिर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है तकरीबन ऑलमोस्ट एक जितनी हो जाती है और तभी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो फिजिबल हो सकता है जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। अब जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म में, इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ये हैं कि ईजी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म अगर दोनों कॉम्प्लेक्स सिमिलर हों, जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल में मौजूद हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को प्रोसीड करवाने के लिए दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो
ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, और ये सेम तभी होंगी जब ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस इनफ क्लोज आएंगे टू अ सर्टेन डिस्टेंस। एक ख़ास डिस्टेंस होगा जिस पे ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होंगे और इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम होंगी। वैसे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज के ऊपर। जितनी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये था हमारे पास आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। अब जहाँ तक अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो था सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के लिए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के लिए भी मैकेनिज़्म होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन और दूसरा होता है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन वो होता है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेंट लूज़ जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्टेंट लूज़ करेगा, ऑक्सीडेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम यूनिट के साथ चेंज हुई है। इस तरह के हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर टिन की और थेलियम की। टिन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, टिन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है और थेलियम ने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में गई है, मीन्स के 2 यूनिट्स इंक्रीज़ हुई है, और थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2 यूनिट्स डिक्रीज़ हुई है। दोनों की 2 यूनिट्स से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई हैं, मीन्स के सेम नंबर से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। सेकेंड है हमारे पास नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ये वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द सेम यूनिट चेंज नहीं होती। जितने इलेक्ट्रॉन्स रिडक्टेंट जो है वो लूज़ करता है, उतने ही ऑक्सीडेंट गेन नहीं करता, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाय डिफरेंट यूनिट्स चेंज होती है। जिस तरह पे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एक एग्जांपल, उसमें दिया हुआ है कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और थेलियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आयरन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई है बाय 1 यूनिट, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे पास जो थेलियम प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है बाय 2 यूनिट्स, यानी कि जितनी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज जिस यूनिट से हुई है वो बाय द सेम नंबर थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। थैंक यू।